हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम यूपी पीसीएस सन 2019 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको आप जाकर देख सकते हैं और वीडियो आप हमारे चैनल से जुड़ भी सकते हैं। अभी तक हम इस सीरीज़ में यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की सीरीज़ में हम अभी तक सन 2023 का पेपर, सन 2022 का पेपर, सन 2021 का, सन 2020 का और आज सन 2019 का कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा। हमने इन सब पेपरों को डिस्कस करते समय हमने बहुत सारी ट्रिक्स बताई थी। उम्मीद है आपको वो सब ट्रिक्स पसंद आ रही होंगी। इसके अलावा हमने कुछ लॉजिकल एलिमिनेशन भी बताया था कि किस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं और एक सेम टोन सेम फॉर्मेशन पर बने क्वेश्चंस को हम कैसे डील कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी मतलब कॉमन सेंस से क्वेश्चन सोल्व हो सकते थे या तुक्का लेना तो तुक्का लॉजिकल कैसे ले सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने और डिटेल में डिस्कस करी हैं। और आपने वो सब वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उनको देख सकते हैं। आज का जो हम वीडियो बनाने वाले हैं सन 2019 का, उसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे और हम 77 क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम 76 क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 77, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है उत्तर अटलांटिक कटक का, दक्षिण अटलांटिक कटक का, हिंद महासागर कटक का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर अटलांटिक कटक का। देखिए यहाँ पर भी आप अगर लॉजिकल तरीके से सोचें तो जो एग्जामिनर ने दो ऑप्शन बनाए हैं वो उत्तरी अटलांटिक कटक और दक्षिण अटलांटिक कटक का बनाया। इसमें से एक हिंद महासागर कटक का बनाया, इसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इनमें से कोई नहीं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये कन्फ्यूज करने के लिए बनाता है। जैसे उत्तर अटलांटिक कटक, दक्षिण अटलांटिक कटक, इसकी जगह ये भी तो हो सकता था कि अटलांटिक कटक प्रशांत महासागर का, मतलब अगर महासागर ही देने होते तो प्रशांत महासागर देता, एक हिंद महासागर दे देता, एक आर्कटिक महासागर देता, इस तरीके से चार अलग अलग दे देता। बट उसने दो ऑप्शन को सेम फॉर्मेशन क्यों करा उसने? तो मतलब ये उसको कंफ्यूज करने के लिए देता और ये हम जो है हमें इसकी हेल्प मिल जाती है। आप इसमें 50-50 में ऑलरेडी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर सोच सकते थे। अगर आपको कुछ नहीं पता तो हिंद महासागर कटक आप एलिमिनेट कर सकते थे, ये एलिमिनेट कर सकते थे। इन दोनों में आप 50-50 में पहुँच जाते और आप इनमें से कोई सा भी एक विकल्प ले सकते थे। अब थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो इसका ए ऑप्शन लगाकर आप निकल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 78, इसमें कुछ उष्णकटिबंधीय चक्रवात दी हैं और उनके देश दिए कि इन देशों में उनको क्या कहा जाता है। जैसे बिली ब्लीच ये बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, टैफू टाइफून ये वगैरह सब बोले जाते हैं जापान चाइना वगैरह में। ठीक है, और बगुइयो ये बोला जाता है फिलीपींस में, जो ऑलरेडी आ चुका है। ये अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखेंगे तो ये ऑप्शन कई बार बन चुका है। ठीक है, हरिकेन्स ये बोला जाता है यूएसए में। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए का सेकेंड बी का थर्ड, तो ए का सेकेंड बी का थर्ड, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, 78 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ए का ये दो ऑप्शन है ना, ए का सेकंड बी का थर्ड, तो ये दो ऑप्शन थे और सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। ठीक, अगर आप यहाँ पर भी एलिमिनेशन ट्रिक लगाएं, अगर एलिमिनेशन से सोचें तो बस ये है, मतलब इतना तो आप सोच सकते हैं कि जैसे अगर आपको पहला तो ये सब चीज़ें पता ही होती हैं, बट अगर यहाँ पर अपना सोचा चाहें तो दो ऑप्शन सेम विकल्प से शुरू है, जैसे बी वाला और डी वाला, केवल दो से शुरू करें तो आप इन्हें, मतलब अगर कुछ नहीं पता तो आप इन्हें सेफ तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है, सिक्योरली बिल्कुल हटा सकते हैं। तो आप यहाँ पर 50-50 पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से भी ऐसे भी चुन सकते हैं। तो इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पार ये रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? तो ये जो साइबेरिया पार रेल मार्ग है ये जो जाता है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जाता है व्लादिवोस्तोक से सेंट पीटर्सबर्ग तक। तो इस पर कुछ नगर पड़ते हैं, तो उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा नगर नहीं है। जैसे एक कजान है, ओमस्क है और इसके अलावा एक सोची है और एक चिता है। ठीक है, चिता। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सोची। ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखना चाह रहे हैं तो देखो ओमस्क ये पड़ता है, ये वाला ओमस्क जो है। इसके अलावा चिता ये पड़ता है, देखो ये है, और कजान जो पड़ता है यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, कजान जो पड़ता है सर इसके मार्ग में यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो और भी याद कर सकते हैं जितने भी हैं यहाँ पर देख सकते हैं। कभी कभी नेक्स्ट फिर बना दे इस तरीके का कोई भी, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 79 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 80, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पवन और देश। यहाँ पर जो है ये पवन जो होती हैं स्थानीय पवनें होती हैं। इन स्थानीय पवनों को किस देश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पूछा है हमसे। तो मतलब ये है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो सुमेलित है कौन सा नहीं है इनमें से? तो सांताना कैलिफोर्निया में कहा जाता है, हबूब सूडान में कहा जाता है, यामो जापान में कहा जाता है, मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। ये गलत है। तो मिस्ट्रल जो है ये यूरोप की है, यूरोप के भाग में चलती है। ठीक है, यूरोप के जो है पश्चिमी भाग में चलती है ये मिस्ट्रल। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो देखो ये है मिस्ट्रल। ये मिस्ट्रल जो स्थानीय पवन है ये यूरोप में चलती है। ठीक है, यूरोप के पश्चिमी भाग में, ये स्पेन वगैरह के ऊपर को चलती है। ठीक, तो इसका जो हो जाएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट। ठीक है, आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं। सांता आना जो है कैलिफोर्निया की है, हबूब सूडान की है, यामो जापानी की है। ठीक है, ये जापान वाले नाम तो आपको समझ में आ जाते होंगे, यामो है, टैफू है, टाइफू, इस तरीके के बर्ड जो है या जापान के होते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कोयला चेर और अवस्थिति का बारे में पूछा है। तालचेर, कर्णपुरा, सिंगरौली और सिंगरैनी। आपने सिंगरौली का कई बार पूछा गया, जो सोनभद्र में, सोन नदी घाटी में है, तो सिंगरौली ये हो जाएगा। सिंगरैनी ये गोदावरी घाटी में, ये भी आपने सुना होगा, ये कन्फ्यूजन के लिए दे भी देते हैं बार बार, सिंगरौली और सिंगरैनी याद रखना। सिंगरौली जो है सोन घाटी में है और सिंगरैनी जो है गोदावरी घाटी में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, डी का थर्ड हो जाएगा। और ए का जो तालचेर है ये महानदी घाटी में है, महानदी घाटी में। और कर्णपुरा जो है ये दामोदर घाटी में, कर्णपुरा दामोदर घाटी में। इसके हिसाब से जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट। अगर आप यहाँ पर वही ट्रिक लगाएंगे जो मैंने बहुत पहले बता रखी है, तो आप यहाँ पर सेकंड का सेकंड एलिमिनेट कर देंगे, थर्ड का थर्ड एलिमिनेट कर देंगे, फोर का फोर एलिमिनेट कर देंगे, और इसके हिसाब से जो है आंसर आप बिल्कुल सिक्योर तरीके से निकाल लेंगे। दोबारा सुनिए, जैसे आपको कुछ नहीं पता है, मैंने बताया था अगर आपको ट्रिक लेनी है तो आप यहाँ पर ए का फर्स्ट नहीं लेते हैं, बी का आप सेकंड नहीं लेते हैं, सी का आप थर्ड नहीं लेते हैं, और डी का आप फोर्थ नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी भी देखनी है। जैसा कभी किसी विकल्प में ए का फर्स्ट 3 विकल्प में और यहाँ पे 2 से शुरू हुआ कोई विकल्प है, तो यहाँ पे आपको एक का ही लेना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा जो है लॉजिकल तरीके से लेना है, मतलब कॉमन सेंस से समझ सोचना है कि यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी किसकी हो सकती है ज़्यादा। ये नहीं है कि हमेशा आंखें बंद करके ले लेना। ठीक है, तो आप कई सारी चीज़ों पर इसको अप्लाई करके देखेंगे कि आप जो है कूट वाले जितने भी पहले क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, आप कम से कम उसमें प्रत्येक पेपर में लगभग 8 से 10 आते हैं। अगर आप एवरेज 10 मान लीजिए, तो अगर आप 10 साल के पेपर में करेंगे तो 100 क्वेश्चन होगा। आप 100 क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिए, आपको फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ किस तरीके से अप्लाई करनी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करते हैं, ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, सी का थर्ड नहीं लेंगे, डी का फोर्थ नहीं लेंगे, कूड वालों में ये 90% ये ट्रिक वर्क करती है। ठीक है, 10 में से आपके 7 क्वेश्चन की गारंटी है ठीक जाएंगे इस ट्रिक से। ठीक है, आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं चाहें तो आप यहाँ पर अगर बी का सेकंड काट दें, सी का थर्ड काट दें, और ए का फर्स्ट और डी का फोर ये भी काट दें, तो ये एलिमिनेट, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 81 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए कि जो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, मतलब जो बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं कि जो सामने एग्जामिनर जो विकल्प बनाता है, बहुत ज़्यादा रेयर चांस होते हैं। ठीक है, मतलब आपको 10 में से मुश्किल से दो या एक ही विकल्प मिलेगा, जिस तरीके का एक ही आंसर देगा जिसमें सामने का सामने होगा, वरना नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर एलिमिनेट, ये गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 82। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मांधाता, नामचा बरवा, कामेट और नंगा पर्वत। ये आप सबने पढ़ा होता है, नामचा बरवा, नंगा पर्वत और ये कामेट, ये सब जो हिमालय की चोटियाँ हैं। ठीक है, और इसमें जो गुरला मांधाता है ये इसमें नहीं है, मतलब जो है एक भारत में अवस्थित नहीं है। तो भारत में अवस्थित न होकर ये जो है तिब्बत वाले क्षेत्र में है, जो चाइना जो कब्जा कर रखा तिब्बत वाले क्षेत्र में ये है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गुरला मांधाता। ठीक है, नेपाल के ऊपर, जस्ट नेपाल के ऊपर ही सीमा पर ये, तो ये तिब्बत वाले क्षेत्र में गुरला मांधाता। नेक्स्ट 83। भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो आता है, जो मेडिटेरियन सी में से आता है, मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, जो मेडिटेरियन सी से आता है। उसके बाद यहाँ पर जो हिमालय से टकराने के बाद ये 2 शाखाएं बन जाती हैं, एक ऊपर की तरफ को निकल जाती है, एक नीचे की तरफ को निकल जाती है। यहाँ से आने के बाद जैसे जैसे भारत के नीचे की तरफ को आता है, इसके जो यहाँ पर बारिश ज़्यादा पड़ती है, उसके नीचे की तरफ को कम होती चली जाती है, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ को। और दूसरी भाषा में कहें तो इसकी जो वर्षा जो सबसे मतलब कम जो होगी वो उत्तर से दक्षिणी तरफ को बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब पड़ती ही नहीं है। मतलब यहाँ तक बस उत्तर प्रदेश के वो भी उत्तर पश्चिम भाग में पड़ती है, बस इससे ज़्यादा नहीं पाती है नीचे को। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ से। तो 83 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर बी राइट, पश्चिम से पूर्व की ओर। और इसके अलावा अगर आप इधर को देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ को, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ को भी लगातार घटती आती है। जैसे यहाँ से मेडिटेरियन सी से ये पश्चिमी विक्षोभ गया, 2 शाखाओं में ये बटा। उसके बाद अगर जैसे जैसे आगे को बढ़ता है पश्चिम विक्षोभ, तो यहाँ पर जो बारिश की मात्रा कम होती जाती है, और उत्तर से दक्षिण की तरफ को वैसा जाता ही नहीं है, बट यहाँ तक ही बारिश पड़ पाती है, तो यहाँ पर नीचे को बारिश कम होती जाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी आप फॉर्मेशन देख लीजिए, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, देखो उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो यहाँ से मतलब ये दोनों विकल्प कंफ्यूज करने के लिए दिए, फिलहाल पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। 83 का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे जैसे यहाँ पे जो 2 शाखाओं बढ़ती है, जैसे जैसे इधर को जाती है आगे को जो है इसमें जो है आर्द्रता नहीं रह पाती है, और आर्द्रता नहीं रहने के कारण ये बारिश नहीं कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट 84। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? बराक नदी, घग्गर नदी, लूनी नदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से होता नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 84 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट।
ठीक है। लूनी नदी के बारे में अगर आपको जानना हो तो लूनी नदी एक अंतस्थलीय नदी है, मतलब ये जो है महासागर में जाकर नहीं गिरती है, ये नदी जो है स्थल पर ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये लूनी नदी के बारे में, अगर लूनी नदी आप देखना चाहते हैं तो राजस्थान की नदी है, यहाँ से निकलने के बाद यहीं पर अंतस्थल में ही समाप्त हो जाती है, ये जो है अपना महासागरों में जल नहीं गिराती है, ठीक। नेक्स्ट 85 मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है। मोरीबंद डेल्टा के बारे में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया, पहली बार नहीं पूछा है, ये मोरीबंद डेल्टा के बारे में पूछता रहा बार बार एग्जामिनर। तो एक कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या कावेरी डेल्टा। तो 85 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, बंगाल डेल्टा, ठीक है। बंगाल डेल्टा जो है मोरीबंद डेल्टा का उदाहरण है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरीबंद डेल्टा का उदाहरण जो है बंगाल डेल्टा है। नेक्स्ट 86 कथन और कारण का है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, ये बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र में जो अधिकांश चीनी मिलें हैं सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हो जाएगा हमारा जो है 86 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, हमने ये भी बताया था कि अगर हम जो है इसकी व्याख्या करता नहीं करता, दोनों हमने ये सही है ये तो हमने फाइंड कर लिया, बट अगर व्याख्या करता नहीं करता ये कैसे हम फाइंड करते तो क्योंकि लगा के पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, क्योंकि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में, मतलब सहकारी क्षेत्र में ना होती तो क्या बोलते ज़्यादा हो जाता, तो मतलब ये कोई कारण हुआ। तो मतलब ये है कि अगर आपस में रिलेट नहीं करता है तो उसका जो है हम जो है इसका जो है व्याख्या नहीं करता ये लेते हैं, ठीक है। मतलब उसको उन्होंने जो है अगर रियल कारण नहीं दिया हो, मतलब जो अच्छा रीज़न है वो नहीं दिया होता तो हम जो है उसकी व्याख्या नहीं लेते जब तक रिलेट नहीं कर रहा होता। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट 87 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दाम ताम्र मुद्रा का, बिल्कुल सही है, आपने सुना होगा दाम, ये ताम्र मुद्रा का। देसाई राजस्व अधिकारी होता है, ये भी आपने सुना होगा, ये कभी भी कीवर्ड में बनाकर पूछ सकता है कि देसाई जो है किससे संबंधित है, तो राजस्व अधिकारी से याद रखना, कभी भी पूछ सकता है ये प्रीवियस ईयर में, ठीक है, पूछा है और आगे भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। दीवान आपने पढ़ा होगा कि सूबेदार और दीवान हुआ करते थे, तो प्रांतीय राजस्व का प्रमुख जो हुआ था वो दीवान हुआ करता था, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक। मुगल शासन से शुरू हो गया था दीवान और सूबेदार, मुगल सत्ता में था ये चीज़ें। तो एक सूबेदार बनता था, एक दीवान बनता था, दीवान जो था प्रांतीय राजस्व का प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। देसाई राजस्व अधिकारी हुआ करता था और दाम जो है एक मुद्रा हुआ करती थी तांबे की, आपको पता ही है। जरीब एक प्रकार का कर, ये जरीब एक प्रकार का कर नहीं है, जरीब जो होती है एक मापन की इकाई होती है, ठीक है। जरीब जो होती है एक मापन की इकाई होती है, ठीक है। तो याद रखना जरीब, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, मतलब जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 88 मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, सोमनाथ, अमीर खुसरो। और आपने देखा होगा तो हमने वहाँ पे पढ़ा था श्रीकंठ के बारे में पढ़ा था, विठलनाथ के बारे में पढ़ा था, इस तरीके के। तो सोमनाथ भी वहाँ पे पढ़ा था, तो हमने सोमनाथ का जो विकल्प देखा था ना राग विभोध। देखो इस तरीके के ना विकल्प बनते रहते हैं, मतलब कहीं का विकल्प कहीं डाल देता है और इस तरीके के ऑप्शन जो रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर के। ये नहीं है कि डिट्टो वही रिपीट होगा, मतलब कुछ उसमें तो कुछ भाग रिपीट हो जाता है, तो ये भी आप याद रखा करिए। जैसे सोमनाथ का राग विभोध हो जाएगा। अमीर खुसरो की जो रचना है वो आशिका है, कई बार पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है। और अमीर खुसरो की जो जाएगी आशिका हो जाएगी, और जो है मुल्ला दाऊद की चंदायन हो जाएगी, और दामोदर कवि की हो जाएगी पद्मावती कथा। मुल्ला दाऊद की चंदायन, दामोदर कवि की पद्मावती कथा, और सोमनाथ की राग विभोध, अमीर खुसरो की आशिका। तो 88 का इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, और सी का 4, डी का सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने इसी के लिए बोला था कि अगर आप यहाँ से अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आप जो है ए का फर्स्ट लेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे ये उड़ा दिया, ये खत्म कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये आंसर ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो देखिए कि एक इतने कितनी बार विकल्प दिया है, तो बट ये हो सकता है कि ए का फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो, बाकी आप अपने नॉलेज के बेस पर थोड़ा चल सकते हैं, ये सबको पता होता है, ये सबको पता होता है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर इस तरीके से एलिमिनेट आप कर सकते हैं, अगर मतलब थोड़ा बहुत हेल्प लेना चाहें तो एक का फर्स्ट ये चुन लिया, सेकंड का सेकंड, इस तरीके से खत्म कर दिया, तो इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 89 हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राज बहादुर, मेवाड़ का उदय सिंह, गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो 89 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ठीक। नेक्स्ट 90 देखते हैं, राजवंश और राजधानियाँ। ये राजवंश इनकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है राजवंश की, मतलब मैंने बताया भी था कि राजवंश की क्रोनोलॉजी याद कर लेना। जैसे मगध साम्राज्य जहाँ से उदय हुआ था, सबसे पहले जो मगध साम्राज्य में सबसे पहले जो उदय हुआ था, ठीक है, उसके वहाँ से लेके सुंग वंश, ये सारे पुष्यभूति वंश वगैरह यहाँ तक, सुंग वंश से लेके पुष्यभूति वंश तक, ये सारे आपको याद होने चाहिए। बीच में जो है ये जितनी भी चीज़ें आती हैं सारे की क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए, ठीक है। उनकी राजधानियाँ भी, ठीक। तो जैसा पल्लव वंश, पांडे, यादव और काकतीय। तो आपने सुना होगा देवगिरी के यादव थे, ठीक है, वारंगल के काकतीय थे, ये आपने सुना होगा, और पांडे मदुरै के थे, और पल्लव जो थे कांची के थे,
अगर आपने सुना होगा, ये आपको पढ़ने में मिल जाता है, ठीक है। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, और इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, और सी का 4 और डी का 1। तो 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, राइट, ठीक है। अगर आप इसको जो है ट्रिक के बेस पर करना चाह रहे हैं तो देखो सेकंड सेकंड सेकंड, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से, ठीक। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे थर्ड का थर्ड नहीं लेंगे, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक। बाकी आप यहाँ पे जो है 50-50 में आ जाएंगे ट्रिक में। आपको ट्रिक गलत दिशा में नहीं लेकर जाएगी, आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस भी तो होगा ना, थोड़ी सी तैयारी भी तो होगी आपकी, तो थोड़ा सा नॉलेज होगा, एक ना एक विकल्प आपसे आता होगा, तो वहाँ पे आप 100% में पहुँच जाएंगे। ये 50% से 100 पहुँचने के लिए सिर्फ आपको एक ही विकल्प तो चाहिए। यहाँ पर आपको सिर्फ क्या चाहिए, ये भी आपका क्लियर हो गया, इनमें से बस एक विकल्प आपको बताना चाहिए, बी बताना चाहिए, डी बताना चाहिए। अगर आपको पता कि काकतीय वारंगल के हैं या पांडे जो मधुर के हैं, तो हो गया आपका आंसर, 100% में पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। तो आपको ट्रिक पे भी आप काम कर सकते हैं ऐसे, सेकंड सेकंड सेकंड, ये एलिमिनेट हो गया, थर्ड का थर्ड हम लेते नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, 50-50 में पहुंच गया। अगर आपको ये पता है कि पांडे जो मदुरै के हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 91, राबिया दुरानी का मकबरा औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, अटाला मस्जिद जौनपुर, ठीक है। ये जो है अगर आपको पता होगा कि ये जौनपुर जो था, ये यहाँ पर जो सरकी वंश की स्थापना, सरकी वंश से संबंधित है, ठीक है। सरकी वंश, यहाँ पर सरकी वंश की स्थापना की, इसे पूर्व का सिराज भी कहते हैं, पूर्व का सिराज, ठीक है, याद रखना जौनपुर। तो इन सब में ये जो इसका जो उदय हुआ था, आपको पता होगा तुगलक वंश से हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर जो सबसे पहले जो कोई सा वंश है, तो आप वंश के हिसाब से सोच सकते हैं कि कौन सा किस समय तुगलक वंश था। तुगलक वंश के बाद आपको पता है फिर हुमायूं को हटाकर जो है, हुमायूं की मृत्यु, शेरशाह की मृत्यु पहले हो गई, हुमायूं को हटाने के बाद जो शेरशाह ने शासन करा था, ठीक है, 45 से 55 तक। तो ये जो है इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये आ जाएगा सेकंड नंबर पर, ठीक है, शेरशाह सूरी। उसके बाद थर्ड पर हुमायूं का मकबरा आ जाएगा, और राबिया दुरानी का मकबरा, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहते हैं, ये 4th नंबर पर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर आप चलते हैं तो 4th वाला पहले पर आ जाएगा, तो इसका एक ही ऑप्शन है देखो, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 91 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। सबसे जौनपुर, आपको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में जो जौनपुर जो बना था, तुगलक वंश से अलग होकर बना था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा, उसकी मृत्यु पहले हो गई थी। हुमायूं का मकबरा, उसकी मृत्यु के बाद दोबारा हुमायूं ने शासन करा था, आपको पता ही होगा, मुगल सल्तनत में। तो फिर इसका थर्ड ये हो जाएगा, और बाकी औरंगजेब सबसे 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी, तो आपको पता होगा ये सबसे लास्ट में था, तो 4th हो जाएगा। इसके हिसाब से ऐसे भी चल सकते हैं आप वंश के हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अगर आप ये भी नहीं देखना चाहते हैं तो आप ये भी चीज़ें देखा करिए, जैसे आपको फर्स्ट विकल्प में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, तो आप लास्ट के विकल्प से भी देख सकते हैं कि ये 2 विकल्प यहाँ पे कॉमन है, तो इन दोनों में से एक हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा ये वाला विकल्प देखो, इससे भी कॉमन खा रहा है, ठीक है, और ये विकल्प जो है इससे भी कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसके हिसाब से यहाँ पर जो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा है। जैसे देखो सेकंड यहाँ मैच कर रहा है इससे, थर्ड यहाँ पर मैच कर रहा है, और इसके अलावा ये 4th जो है, फर्स्ट वाला जो है ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला विकल्प जो है सबसे ज़्यादा विकल्पों से मैच कर रहा है, तो इस वजह से इसका आंसर होने की संभावना ये सबसे ज़्यादा है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। 92 देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था, तो ऑप्शन नंबर मतलब ये इसके दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है एक गलत है, ठीक है। तो 92 का जो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका एक ठीक है, ठीक है। मनसबदारी का पद पैतृक नहीं था, ये जो योग्यता के आधार पर था, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए यहाँ पे कि मनसबदारी का पद जो था वो योग्यता के आधार पर था, ना कि पैतृक था, तो ये याद रख सकते हैं। और बाकी जो अकबर ने प्रारंभ करा था मुगल सल्तनत में, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब ये कुछ संधियाँ हैं, इलाहाबाद की संधि, मंगलोर की संधि, सालवाई की संधि, मद्रास की संधि। जैसे इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी, सबको पता होता है, तो 1765 में हुई थी। मंगलोर की संधि 1784, ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था सेकंड वाला, तो उसमें हुई थी मंगलोर की संधि 1784। उसी के बीच में आंग्ल मैसूर युद्ध जो सेकंड था चल रहा था, अंग्रेजों ने मराठों से क्या किसकी संधि करी थी, सालवाई की संधि करी थी, तो ये 1782 हो जाएगा। ये एक सेपरेट ऑप्शन बनाकर भी पूछा था संदर्भ 19 वाले पेपर में, 20 वाले में, कि मतलब सालवाई की संधि के बारे में 1-2 बार पूछा गया। आप देखेंगे तो ये 19 वाला पेपर हम सॉल्व कर ही रहे हैं, शायद 20 में भी एक बार पूछा गया है, ठीक है, देख सकते हैं। और मद्रास की संधि, ये भी आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, ये 1769 में हुई थी, ठीक है। तो आप संधियाँ भी देख सकते हैं, कौन सी संधि से, सिख युद्ध वाली देख सकते हैं, ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक। तो इलाहाबाद की संधि का 4th हो जाएगा, पहले का 4 और बी का सेकेंड और सी का फर्स्ट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ये नॉलेज से हो जाएगा, ठीक है। 93 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 94, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सब चीज़ें आपको पता ही होती हैं। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में, इसका क्रिप्स मिशन जो आया था वो आया था 1942 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो थी 1930 में हुई थी, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है।
तो इसके हिसाब से सबसे पहला जाएगा 1930, मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ वाले ऑप्शन देखो यहाँ से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद देखो सेकंड दोनों मिल ही गए, इसका सेकंड ही आएगा। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो उसके बाद फर्स्ट वाला आ जाएगा और ये थर्ड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको। देखो फोर्थ मैंने बताया था सेम ऑप्शन से शुरू, तो उनको आप चुनेंगे, कंफर्मेशन मिल गई कि सेकंड का सेकंड। इसके बाद आप देखते हैं कि किससे ज़्यादा मैच कर रहा है। देखो थर्ड का थर्ड यहाँ मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, हमने ये दो विकल्प तो चुने थे, ये तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे भी निकाल सकते हैं हम। मतलब एक ही विकल्प को निकालने के कई सारे तरीके होते हैं। आप अपने ट्रिक के बेस पे निकालिए, नॉलेज के बेस पे निकालिए, किस तरीके से दोनों को मिक्स करके निकालिए, मतलब कॉमन सेंस प्लस नॉलेज प्लस ट्रिक्स, इसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। कैसे भी निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे देख लो दोबारा 4 का 4, सेकंड का सेकंड कंफर्मेशन मिली। अब आपको जो है ये आपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया कि हमें जो इन दोनों में से चुनना, तो आप यहाँ पर कंफर्मेशन लेने के लिए तो इन विकल्पों को यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड, मतलब ये वाला विकल्प सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये वाला विकल्प दर्शा रहा है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ले सकते हैं। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 95, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, बिल्कुल सही है, आपको पता ही होगा। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया था, ये भी आपने पढ़ा होगा, स्पेक्ट्रम में आप पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 95 का ऑप्शन नंबर बी। 96 देखते हैं, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था। अगर आपको बस इसका फुल फॉर्म ही पता, चक्रवर्ती राजगोपाला, CR फॉर्मूला का, तो यहीं से आप लगा देंगे। तो राजगोपालाचारी, ठीक है, इसका CR का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। तो इसके अगर आपको फुल फॉर्म ही पता तो यहाँ से भी आप ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे पार्थ सारथी गुप्त, BR नंदा, S गोपाल, बिपिन चंद्र। तो इसका हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, बिपिन चंद्र। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो केवल राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्य में, ए और बी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर 98 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, हम विकल्प लेते नहीं है। और इसके अलावा मैंने यही बताया था कि अगर फॉर्मेशन विकल्प का इस तरीके से हो कि केवल एक ये दे दिया जाए, ये दे दिया जाए, उसके बाद ए और बी दोनों दे दिया जाए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये वाली बात। तो यहाँ पर जो है अगर आपको कुछ नहीं पता, देखो पता है तब तो आप लगा ही देंगे, अगर नहीं पता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही चुनना। ठीक है, बाकी मैंने कई बार दिखा चुका हूँ कि मतलब जो है पर्यावरण से रिलेटेड जो नीति DPSP है, DPSP में भी ये चीज़ पर्यावरण से रिलेटेड बात की गई है और फंडामेंटल ड्यूटी में भी की गई है। ठीक है, तो अब मैंने इस चीज़ को कई बार ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 99, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 50% सीटें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर बस महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, बस 33.33% सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। आपको अगर पंचायती राज पढ़ा होगा तो ये गलत हो जाएगा। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें ग्राम के रहने वाले, देखो सभी, एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है ऑल नहीं, केवल निर्वाचित वाले जो जिनका जो वोट होता है। ठीक है, तो बहुत सदस्य होते हैं शामिल। ठीक है, वयस्क, और ये भी गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। तो मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगर पंचायती राज, मैंने बताया था कि पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में पंचायती राज को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, पंचायती राज। तो 99 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, केवल 3 सही है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में से किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, याद रखना। मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो RTI अधिनियम, देखो एक है RTI और एक है RTI अधिनियम। ठीक है, RTE है जो राइट टू एजुकेशन है, और ये ठीक है राइट टू इन्फॉर्मेशन है, RTI। ठीक है, इन दोनों में समझिए। ये मनरेगा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। देखो यहाँ पर मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आप आसानी से हटा सकते हैं, बस RTE और RTI इन दोनों में अंतर आप समझ लिए। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए दिए ना दिए, तो आप यहाँ पर ये सब बिल्कुल सेफली हटा सकते हैं कि मतलब ये विकल्प तो होना नहीं चाहिए, हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया, तो हम 50% में ऑलरेडी पहुँच गए। अब हम जो है यहाँ पे जो है मजदूर किसान शक्ति संगठन का करना है, प्रीवियस में अगर देखा हो तो ये हम लगा सकते थे, उससे पहले भी कई बार आ चुका था। यह है राइट टू एजुकेशन और यह है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन संबंधित था, ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। 100 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। ठीक, नेक्स्ट 101, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम, अन्नपूर्णा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो जाएगा 101 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। ठीक है, महिला किसान और सशक्तिकरण परियोजना। ठीक है, मतलब यह है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता और गरीबी रेखा के लिए काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय लाभ हो सकता है, अन्नपूर्णा हो सकता है, महिला सशक्तिकरण इसका संबंध नहीं है सीधे तौर पर। ठीक है,
102 किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य, ये कई बार पूछा गया, या ये भी देख लेना किसने कहा था, किसने क्या कहा था, किसने उधार का संविधान कहा था, किसने क्या कहा था, ये सब चीज़ याद रखना। तो ये है लॉर्ड ब्राइस, H.J. लॉस्की, आइवर जेनिंग्स, केसी वेयर, तो इसने केसी वेयर ने कहा था। 102 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है कुछ कालानुक्रम में कि किस तरह की घटना घटी थी। तो महाराजा हरि सिंह ने बिले पत्र पर हस्ताक्षर कब किए थे, तो ये 1947 में कर दिए थे, अक्टूबर 1947 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, आपको पता ही है, 1950 में लागू हुआ था। और जम्मू कश्मीर में प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा ने भारत में बिलों को अनुमोदित किया था, तो ये करा था 1954 में। और जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ था, वो हुआ था 1957 में। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल क्रम से बन जाएगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किधर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो 103 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। ठीक है, तो आप यहाँ से याद रख सकते हैं 1947, 1950, 1954, 1957 में का जो है नया संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, असेसन और रीजन का है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। बिल्कुल ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक चाहिए, भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनन्य अधिकारिता है, क्योंकि वो भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो यार दोनों सही और की सही व्याख्या भी करता है, इसे बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 104 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 105 देखिए, भारत के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 21 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को, 24 अप्रैल को। देखो यहाँ पर भी आप देखो सोच सकते हैं, ये नहीं कि आप मतलब यहाँ से ऐसा क्या सोच सकते हैं, तो बिल्कुल सोच सकते हैं। देखो यहाँ पर अप्रैल वाले 2 दिए हैं, तो मतलब ये है कि आप 50-50 में पहुँच गए कि हमें चुनना, तो इसमें से सोच सकते हैं। ठीक है, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी आप हटा सकते हैं आसानी से। वैसे आप जानते हैं 26 जनवरी हमने कितनी बार पढ़ा, हमें नहीं पता, 2 अक्टूबर भी हमने पढ़ा है, हमने कभी नहीं सुना इस तरीके का। तो आप 21 अप्रैल वाले 2 क्यों दिए इन्होंने ऑप्शन, मतलब कन्फ्यूज करने के लिए दिए कि बच्चे ने याद करा हो, अगर उसे मतलब डेट याद नहीं रही हो, बिल्कुल एक्यूरेट डेट याद नहीं रही हो, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाए। तो अप्रैल यहाँ पे 21 और 24 डाल दिया, तो आपको वैसे यहाँ से पता होता है ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल को। ठीक है, 105 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, 24 अप्रैल। नेक्स्ट देखते हैं 106, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। तो 38 अनुच्छेद आर्टिकल 45, 39 का ए और 43 का ए। तो आप सबको पता है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 106 का ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हो जाएगा जो है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 43 का ए। 106 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपको सबको पता, मैंने बताया था कि 1 से लेकर 51 के 51 का जो का है फंडामेंटल ड्यूटी तक, ये सारे के सारे जो है आपको आर्टिकल कंटेस्ट होने चाहिए। इससे विकल्प हम सामान्यतः बनते रहते हैं। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आते रहते हैं। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पे भी देखो, फिर फॉर्मेशन देखो, ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो विकल्पों का, ये देखो, ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता, केवल एक चीज़ चेंज की नहीं, बस। तो मतलब ये आप 50-50% में हो गए, और बाकी जो है ये आप जो हटा सकते हो, उपरोक्त में से कोई नहीं जो है बहुत रेयर केस में होता है। मतलब 100 क्वेश्चन, अगर 150 क्वेश्चन है इसमें, तो 150 में से मुश्किल से 1 या 2 में मिलेगा मैक्स से, बस ये हद है। तो आप यहाँ पे इस पर रिस्क ले सकते हैं कभी भी, अगर आपको कुछ नहीं पता तो। ठीक है, तो ये जो है 107 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, ये लागू नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में केस भी चले हैं, जैसे बेरुवाड़ी संघ आया था, उसके अलावा एक केशवनंद भारती, तो केशवनंद भारती में कहा था कि हाँ ये संविधान का भाग तो है, बट इसे लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, बट इसे लागू नहीं किया जा सकता, ये बाद योग्य नहीं है, बाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। बट ये है कि मतलब अगर संविधान मतलब प्रस्तावना का ये बात कहकर हम नहीं जा सकते कि इसका उल्लंघन हो रहा है और हम न्यायालय में चले गए। ठीक है, जैसा फंडामेंटल राइट का होता है, अगर इसका उल्लंघन हो रहा है तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, कि इसका उल्लंघन हो रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, बट इसके लिए ऐसा नहीं है। तो ये न्याय योग्य है, बाद योग्य नहीं है। और क्या नहीं है इसके अलावा, एक डीपीएसपी है, डीपीएसपी भी न्याय योग्य या बाद योग्य नहीं है, मतलब इसे लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी केवल लागू और बाद योग्य न्याय योग्य कौन है, केवल फंडामेंटल राइट, ये याद रखना, कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। 108, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्त है, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो 108 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आप यहाँ से जो है जितने भी आर्टिकल प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो वहाँ से आप देख कर याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 280 इंपॉर्टेंट है, 324 इंपॉर्टेंट है, 315 इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से 265 इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई भी है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, तो आप उन सबको याद कर सकते हैं प्रीवियस ईयर में देख के, तो कम से कम सब याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस मंदिर के विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। मार्कंडेश्वर, मनुदेवी, कैलाश, भीमाशंकर। तो 109 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, मार्कंडेश्वर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तूफान, हरिकेन, मतलब ये था कि अगस्त सितंबर 19 करंट का था, इससे हमारा इस समय कोई मतलब नहीं है। फिलहाल हम इसका जो है ऑप्शन नंबर देख ले रहे हैं। तो 110 का जो है ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब कोई मतलब नहीं, सर्वाधिक प्रभावित देश तो उस समय का था, तो आपका इस विकल्प से हमारा कोई मतलब नहीं है। फिलहाल ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
111 अक्टूबर 19 में भारत के किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की थी? बेनिन, गिनिया, गाम्बिया, सिएरा लियोन। तो समय का जो करंट का क्वेश्चन था, तो करंट के क्वेश्चन के हिसाब से इसका ऑप्शन था सिएरा लियोन। 112 नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षक था? तमिलनाडु, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो 112 का जो था ऑप्शन नंबर था डी राइट, कर्नाटक। नेक्स्ट 113, इसके बारे में यूँ डिटेल चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो है ये सब करंट के थे, उस समय का हमारा कोई मतलब नहीं। अब की जो करंट है इसके हिसाब से आप हाँ ये सोच सकते हैं कि नवाचार सूचकांक हमें याद करना है, उसमें हमें कौन से राज्य की पहली रैंकिंग रही है ये सब याद करना। बुकर प्राइज, वर्तमान में बुकर प्राइज 2024 का विजेता कौन है, या 2023 का जो भी लेटेस्ट है उसे याद कर लेना। यहाँ पर आप उच्चायोग, अभी वर्तमान में कहीं पर उच्चायोग तो स्थापित नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से कोई इस तरीके के चक्रवात तो नहीं आए हैं जिससे कोई देश बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से इतनी थीम ले सकते हैं और यहाँ इस तरीके के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो 113 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, ठीक है। जो गर्ल विमेन अदर, जो अदर के लेखक लेखिका थी वो थी बर्नाडीन इवारिस्तो, ठीक है। नेक्स्ट 114 विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था? कैरोलिना मारिन को, नोजोमी ओकुहारा को, ताइजू यंग को। इनमें से कोई नहीं होता नहीं है, आपको ये पता ही है। तो 114 का जो था उस समय के करंट के हिसाब से था ऑप्शन नंबर सी, नोजोमी ओकुहारा को, ठीक है। तो अब भी जो बैडमिंटन का कोई भी वर्तमान में खिताब हुआ हो उसे आप देख सकते हैं। 115 भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? चुक्चा, दगाछू, कुरीछा या मांगदेचू। तो इसका जो हो जाएगा 115 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट, मांग देचू परियोजना का, ठीक है। 115 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मांग देचू विद्युत परियोजना, ठीक है। ये भी करंट की थी, इस तरह की करंट की कोई भी परियोजना हो तो आप देख सकते हैं। 116 निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? ये तो कभी भी पूछा सकता है, ये कई बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाता रहेगा, ठीक है। क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिक्किम, भारत, क्यूबेक, कनाडा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम भारत। सभी को पता होता कि दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य जो बना था सिक्किम भारत बना था। 116 का जो ऑप्शन नंबर है सी राइट है, ठीक है। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक बेड़ू शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से? आभूषण, वास्तुकला, चित्रकारी, संगमरमर की नक्काशी, ठीक है। तो 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वास्तुकला। जो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है तो आप इसे यहाँ से याद कर सकते हैं। बेड़ू शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से? तो वास्तुकला से। 118 ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। पैराथलीट दीपा मलिक, पैराथलीट है ये, पैराथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, किस खेल से संबंधित थी? बैडमिंटन, गोला फेंक, डिस्कस थ्रो या भारोत्तोलन। तो इसका जो जाएगा 118 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गोला फेंक। 119 संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था? 2019 का करंट का ये भी, पेरिस, दोहा, जेनेवा या न्यूयॉर्क। तो 119 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट 120 मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से निम्नलिखित में से रोग हो जाता है? वेरी रतौंधी, घेंगा, बढ़ा देता। तो आपको पता हो जब चावल जब पॉलिश हो जाता है तो आप चावल पॉलिश हुए चावल को खाना मना किया जाता है क्योंकि उससे विटामिन B1 निकल जाता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको मैंने बताया था विटामिन की, अगर आपने वीडियो देखनी है तो मैंने उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है 7-8 मिनट की, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी, ठीक है। तो इसका वेरी जो है इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन जो रतौंधी जो होता है विटामिन A की कमी से होता है, आप सबको पता होगा, ठीक है। और ये बढ़ा देता तो है, आपको पता होगा ये जो है एक मतलब जन्मजात डिजीज़ है, आप ये भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। घेंगा ये थायराइड की कमी से होता है, ये भी आपको पता होगा, थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, आयोडीन की कमी से होता है, सॉरी, तो इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाते हैं तो घेंगा रोग हो जाता है, गले की बीमारी है ये, ठीक। 121 विटामिन और प्रचुर स्रोत, मतलब किसके कौन स्रोत है, ठीक है। तो विटामिन B6 पायरोडक्सिन इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है। तो धान का चोकर, बिल्कुल ठीक है, ये पहले ऑलरेडी हम देख चुके हैं। P2 कॉड यकृत तेल, तो बस यही गलत है, ये जो है ये कॉड यकृत तेल जो है विटामिन D का है, ठीक है। और विटामिन B2 का जो है ये मतलब दूध हो जाएगा, अंडे हो जाएंगे, मक्खन हो जाएगा, गाजर हो जाएगा, हरी सब्जी हो जाएंगे, ये हो जाएगा। कॉड यकृत तेल जो है ये कॉड यकृत तेल विटामिन B का नहीं है, विटामिन D का है, याद रखना, विटामिन D का। कई बार पूछा गया, कॉड यकृत तेल विटामिन D का है, स्रोत जो है विटामिन D का, कॉड यकृत तेल विटामिन D का। विटामिन E का गेहूँ अंकुर तेल है, और विटामिन K का अल्फा, ठीक है, अल्फा इसका हो जाएगा विटामिन K का, ठीक। और विटामिन D का एक स्रोत और क्या है, एक सूर्य का प्रकाश भी है, ये भी याद रख लेना, सूर्य का प्रकाश। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? विटामिन B2, कॉड यकृत तेल जो है विटामिन D का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आसन रीजन का है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया जा सकते, बिल्कुल सही है। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करता है, तो ये गलत हो जाएगा। केवल, ये केवल में मैंने बताया एक्सट्रीम वर्ड होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है। तो 122 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
अगर आपको यहाँ पे ये पता ही है कि अगर एक भी आप गलत निकाल देते हैं तो इसका ऑप्शन हम तुरंत पहुँच जाते हैं असोसिएशन रीजन में, तो इसका आर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो मैं व्याख्या करता है नहीं करता या देखने की जरूरत ही नहीं होती है। तो हमारा अंक केवल, तो केवल ओनली, इंग्लिश में से ओनली, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड हो जाता है। ओनली अनिवार्य सूचना पोषक होगा, ये संश्लेषण करता, मतलब अनिवार्य के अलावा छोटे मोटे किसी का भी नहीं करता। और इतना तो शरीर हो सकता है कि कुछ मतलब बेवजह के भी सूचना पोषक तत्वों का भी संश्लेषण कर सकता है, इसमें कोई मतलब थोड़ी ना। तो ये मतलब केवल वर्ड जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। तो आप यहाँ पर केवल से जो है इसको काट सकते हैं और इसका आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 123 केवलार, टेक्सोल, जिंक फास्फाइड और नाइट्रोसेलुलस। जहाँ पर आपको नाइट्रो लगा होता है, नाइट्रो आप याद रखने वाली बात को यहाँ पे याद रख लो, नाइट्रो जो लगा होता है नाइट्रो, तो नाइट्रो जो हमेशा विस्फोटक के रूप में होता है, नाइट्रो वर्ड विस्फोटक के साथ संबंधित होता है। और जिंक हमेशा जो होता है वो रोडेंट नाशी, मतलब जो वैसे जो जीवों को, छोटे छोटे जीवों को जो वैसे जो होते हैं उनका नाश करने के लिए होता है। ठीक है, उन्हें मारने के लिए होता है। इसका केवलार और टेक्सोल, तो ये टेक्सोल आपने बट सुना होगा, टेक्सोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है कैंसर रोधी दवा है, कई बार आपने नाम सुना होगा टेक्सोल का। और केवलार ये भी नाम सुना होगा, संश्लेषित रेशा। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड और डी का सी का 4 और डी का 1, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 123 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ट्रिक के बेस से चलना चाह रहे हैं तो देखो ट्रिक के बेस पर कितना आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं हम। देखो कि बहुत आसानी से, हमें कुछ नहीं पता। देखो ये टफ भी है थोड़ा, होता है कभी कभी बच्चों को नहीं पता होता है, हम जो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं या कुछ चीज़ याद नहीं रहती है तो कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि ट्रिक अगर हमसे नॉलेज नहीं है तो हम हमेशा ट्रिक जो लगाएंगे लॉजिकल लगाएंगे। कैसे, तो हम सेम ऑप्शन, सेकंड का सेकंड हमने चुन लिया, 2 ऑप्शन चुन लिए, इसके हिसाब से हमने जो है ये 2 एलिमिनेट कर दिए। अगर हम केवल तुक्का ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, तब की बात है ये। इसके बाद हमें इन दोनों में से अगर हमें चुनना है तो हम क्या करेंगे, इसका थर्ड हम नहीं लेते तो ये एलिमिनेट कर देंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट निकाल लेंगे। तो 123 का हमने कहा था ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, सेकंड 2 ऑप्शन चुने, ये दोनों एलिमिनेट कर लिए। उसके बाद हमने क्या करते हैं कि थर्ड का थर्ड नहीं लेते, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। मैंने दिखाया, मैंने इससे पहले भी कोड वाले दिखाएं, बिल्कुल आसानी से जो है हम विकल्प पर पहुंच सकते हैं अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचें। ठीक है, अपनी ट्रिक को ढंग से अप्लाई कर पाएँ। ट्रिक को सीखना बड़ी बात नहीं है, ट्रिक को अप्लाई करना सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ट्रिक को अप्लाई करना सीखिए प्रीवियस ईयर के पेपरों में। यहाँ पर भी असोसिएशन रीजन के क्वेश्चन में भी मैं हमेशा ट्रिक बताता रहता हूँ, जैसे केवल, तो इस तरीके का वर्ड चुनिए कि पूरी तरीके से, सभी, केवल। ठीक है, मैंने यही बताया था, जैसे कोई भी सेंटेंस होता है उसके बाद उसमें परंतु या किंतु जोड़ के जो है आगे का सेंटेंस बढ़ा देता है, वो गलत करने के लिए देते हैं हमेशा। तो ये चीज़ आप सीखिए यहाँ से। ठीक है, यही जो है इस प्रीवियस पेपर एनालाइज का जो है यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 124, निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने में को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसा कपूर, नेफ्थलीन अथवा सुस्पर। इस परिघटना को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, विसरण, बाष्पीकरण या विकिरण। तो सबको पता है, सब्लिमेशन कहते हैं। 124 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 125, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटनाओं का अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन, विकिरण, प्रकीर्णन या अपवर्तन। ठीक है, तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर मतलब कैसा चलती है इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर होता है, इस तरह से चलता है, इसमें ऊर्जा का क्षय बहुत न्यूनतम होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। ठीक है, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और रिफ्रैक्शन भी आप पढ़ सकते हैं, इससे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 126, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ पर उत्पादित होता है। बिल्कुल जैव उत्प्रेरक एंजाइम जो है जैव उत्प्रेरक के तो काम करते हैं और वे उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहाँ पर उत्पन्न होते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 126 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 127 देख लीजिए, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु उसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है। तो इसमें लोह का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, लोह का इसमें अभाव होता है। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोह का उसमें अभाव होता है। ठीक है, बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम जो है पाया जाता है। नेक्स्ट 128, ठीक है, 128 हो जाएगा ब्लैक गोल्ड, फुलरेन, ग्रेफिन और केवलार। तो ये मतलब पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि इन्हें याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिलहाल 128 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। अब देखो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम इसे कॉमन सेंस से कैसे चुन सकते हैं। देखो यहाँ पे 4 का 4। अब यहाँ पर आप जो है इससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि हमें जो है ये एलिमिनेट कर सकते हैं हम, ये वाला और ये वाला एलिमिनेट कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये हो सकता है कि अगर आप ट्रिक के बेस पर पूरा चले जाएं तो हो सकता है हम इसका बी ऑप्शन का एलिमिनेट कर दें, बट बी ही ऑप्शन इसका राइट है। बट यहाँ से अगर आप उसके हिसाब से चलें पॉसिबिलिटी के, तो देखो 4 यहाँ पर सेकंड इससे, थर्ड इससे और फोर्थ इससे। देखो ये विकल्प जो है सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, ये वाला विकल्प। अगर हम तभी तक मतलब तुम्हें लॉजिकल तरीके से सोचना ही होगा, हो सकता है आप इसे गलत कर दें, बट जो है इसका ऑप्शन नंबर भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, 4 का 4 चुन लेंगे, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट का इससे। तो मतलब ये विकल्प जो है सबसे ज़्यादा विकल्पों से जो है मैच कर रहा है।
तो हम यहाँ ऐसे भी चुन लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। वरना अगर आप टोटली ट्रिक पर रहेंगे, ट्रिक पर रिजिड रहेंगे तो बहुत अच्छी भी है कि उसमें आपके अगर 10 में से आप 7 क्वेश्चन इसी ट्रिक के बेस पर चुनते हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता तब की बात बोल रहा हूँ मैं, अगर आता है तो समझ लो 9 या 10 ही क्वेश्चन आपके राइट होंगे, तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपके 100% राइट हो जाएंगे अगर आप ट्रिक पर रिजिड रहते हैं तो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे राइट हो जाएगा। 128 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 129 बिब्लियोमेट्री का संबंध है पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य से, सूचना प्रबंधन सेवा से, सूचना प्रबंधन उपकरण से, पुस्तकालय सेवा। देखो यहाँ पर भी आप देखिए सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण, केवल एक बार चेंज हुआ सेवा उपकरण। तो हम क्यों इसमें दिमाग लगाएंगे कि पुस्तकालय नेटवर्क से या पुस्तकालय सेवा से, ठीक है। तो ये सूचना प्रबंधन सेवा बिल्कुल फॉर्मेशन, और स्पेशली बी या सी वाले में ये चीज़ें हो तो उसमें आंसर होता है, ठीक है, बी या सी वाले विकल्प में। तो इसका जो हो जाएगा 129 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी राइट हो जाएगा, सूचना प्रबंधन उपकरण से। निम्नलिखित में से कौन सा एलबीडो से संबंध है? एलबीडो क्या होता है? जब कोई सूर्य का जो विकिरण आते हैं, सूर्य से जो विकिरण आते हैं जो पृथ्वी पर टकराकर बिना अवशोषित हुए, मतलब अवशोषित नहीं करती है पृथ्वी, बिना अवशोषित हुए सीधे जो लौट जाते हैं वापस जो वायुमंडल में चले जाते हैं उसको एलबीडो कहते हैं, ठीक है। और जो अवशोषित होने के बाद जाते हैं उन्हें बोलते हैं पार्थिव विकिरण, याद रखना पार्थिव विकिरण, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से कोई विकिरण जो रेडिएशन आई उसके बाद जैसे बर्फ़ की, मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ एलबीडो का। जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश से जो किरणें आई, आने के बाद जो बर्फ़ की सतह से टकराएं तो बर्फ़ इसे अवशोषित नहीं करेगा, बर्फ़ से टकराने के बाद जो शीशे की तरह जो वापस चले जाएंगे, जैसे मिरर से जो है किरणें टकराती हैं वापस हो जाती हैं, उसी तरीके से। तो ये एलबीडो, इसलिए जो बर्फ़ का एलबीडो सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। आइस का एलबीडो सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो क्या संचार शक्ति, अवशोषण शक्ति, अवशोषण तो है ही नहीं, अवशोषण तो करती ही नहीं है, ठीक है। उत्सर्जक शक्ति ये भी नहीं, जब अवशोषित ही नहीं करेगी तो उत्सर्जक भी नहीं करेगी, तो वापसी की शक्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, वापसी की शक्ति, जैसे आई वैसे ही वापस कर दे बिना अवशोषित किए हुए। जो अवशोषित करेगा वो तो पार्थिव विकिरण हो जाएगा। 131 गैरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, देखो कितना जनरल स्टेटमेंट है। ये गैरी माइक्रोबियल परिस्थितियों तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए, ये भी बिल्कुल जनरल सेंटेंस है। तो 131 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मैंने ऐसे क्वेश्चन को मैं बोनस क्वेश्चन बोलता हूँ कि बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट, कोई फैक्ट नहीं, कोई डेटा नहीं, बिल्कुल सिंपल सी साधारण बातें करेगा और बिल्कुल दोनों ऑप्शन जो राइट देगा, ठीक है। नेक्स्ट 132 कार्टेजियन प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कार्टेजियन आपको पता होगा, कार्टेजियन नगोया ये जैव विविधता से संबंधित है, मतलब बायोसेफ्टी से संबंधित है, ठीक है, और बायोसेफ्टी से संबंधित हो जाएगा। स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषक से हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से हो जाएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से नहीं है, ये वायु संरक्षण से है, मतलब वायुमंडल के संरक्षण से है, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से है, इसे आप बोल सकते हैं पर्यावरण संरक्षण से, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण से, ठीक है। तो ये जो है पर्यावरण संरक्षण से, क्योटो प्रोटोकॉल जो पर्यावरण संरक्षण से। मैंने इसके बारे में कई सारी चीज़ें बता रखी हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? ये 1997 में आया था। इसी में एक धारणा आई थी कार्बन ट्रेडिंग की, कार्बन ट्रेडिंग की धारणा आई थी इसी में। तो कार्बन ट्रेडिंग याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल में जो 1997 में आया था और कार्बन ट्रेडिंग की इसमें धारणा आई थी, ठीक है। जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये भी याद रख लीजिए, 1974 में आया था। जैसे वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ये सब चीज़ें आप याद रखिए, मतलब ये सब आपको कंठस्थ होना चाहिए अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, 2024 का। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या सीख सकते हैं? ओजोन से कौन से? वियना है, वियना के बाद मॉन्ट्रियल आया था, मॉन्ट्रियल के बाद कौन सा आया था? इसी का संशोधन करने के लिए किगाली आया था, किगाली 2016 में आया था। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है आप। तो ये ओजोन परत से संबंधित 3 ही हैं, ठीक है, 3 ही प्रोटोकॉल हैं। स्टॉकहोम, इसके अलावा यहाँ पे स्टॉकहोम से इसके अलावा हम यहाँ पे बेसल याद कर सकते हैं जो कचरे के लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा रोटरडैम भी याद कर सकते हैं। रोटरडैम जो है ये कार्बनिक प्रदूषकों के लिए, स्टॉकहोम स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के लिए, ठीक है। ऐसे कार्टेजियन, नगोया, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल जो पर्यावरण संरक्षण से, ठीक। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। और तितलियां जो कम तापमान में नहीं रह सकती, बिल्कुल सही है। तो क्योंकि जो है उष्णकटिबंधीय देशों में ही पाई जाती है, क्योंकि ये कम तापमान नहीं रह सकती, क्योंकि उष्णकटिबंधीय देशों में तो तापमान जो है एक समान स्तर का बना रहता है, मतलब टेम्परेचर अधिक होता है वहाँ पर। तो यार दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 134 पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटती है। आपने एक नियम पढ़ा होगा लिंडमैन का नियम, ठीक है, लिंडमैन का नियम पढ़ा होगा। और इसका दूसरा नाम इसे कहते हैं 10% ऊर्जा का नियम, 10% ऊर्जा का नियम भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे 10% ऊर्जा का नियम भी बोलते हैं, लिंडमैन का नियम या 10% ऊर्जा का नियम भी बोलते हैं। तो इसमें घटती है। क्या होता है जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाती है, जैसे पहले पोषक स्तर में 100% है, मतलब ये 100% है। अगर जब से घास है और घास में 100% ऊर्जा है, तो यहाँ पर इसने घास को टिड्डी ने खाया, ठीक है,
घास को टिड्डी ने खाया, तो यहाँ पे जो ऊर्जा जाएगी उसका केवल 1/10% ही जाएगी, तो मतलब जो है 10% ही जाएगी। और अगले टिड्डी को अगर मेंढक ने खा लिया तो जो मेंढक में जो ऊर्जा जाएगी वो मात्र 1% ही जाएगी, ठीक है। उससे अगले मेंढक को अगर सांप ने खा लिया तो सांप में जो ऊर्जा जाएगी मात्र 0.1% ही जाएगी, 0.1%, मतलब 1/10 हो जाएगा। मतलब 10% ऊर्जा का नियम ये है कि बस केवल 10% ऊर्जा ही जाती है, केवल 100% में मात्र 10% ऊर्जा ही जाती है, इसलिए इसे जो है हम 10% ऊर्जा का नियम भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल सवाल, हरा सवाल, भूरा सवाल या नील हरित सवाल। इसे नीला हरा सवाल या नील हरित सवाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो 135 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नील हरित सवाल, ठीक है। जैविक नाइट्रोजन के निर्धारण से जो संबंधित है वो नील हरित सवाल आप यहाँ से याद कर सकते हैं। धुआं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? ऑक्सीजन तथा ओजोन, ओजोन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो धुआं जो होता है इसका जो जाएगा 136 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट, नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड के कारण, ठीक है। एक धुआं होता है और एक फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, उसमें ओजोन की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, ओजोन प्लस सूर्य का प्रकाश, याद रखना, ये दो चीज़ें याद रखना, ठीक है। और धुआं का मापन किससे होता है? रिंगलमैन स्केल, रिंगलमैन स्केल, ये मैंने बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? जीन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण। तो 137 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में आप कैसे सोच सकते हैं? अगर आपको कुछ नहीं पता तो यहाँ पे आप ये देखेंगे सबसे ब्रॉडर थीम कौन सी है। तो यहाँ पर जो जीन संरक्षण, जनसंख्या, प्रदूषण, में सबसे बड़ी जो है पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो क्या हो सकता है इसमें पर्यावरण संरक्षण ही हो सकता है। तो आप ऐसे भी सुन सकते हैं, विकल्प चुनने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक। नेक्स्ट 138, श्याम बीवर होता है। श्याम बीवर को बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक होल। अगर ब्लैक होल से आप समझ जाएंगे, ब्लैक होल, ब्लैक होल क्या होता है? हवाई जहाज की उड़ान का विलेख, सूर्य पर एक धब्बा, अंटार्कटिका की एक जगह, सिमट गया तारा। तो ब्लैक जो होल जो होता है सिमट गया एक तारा होता है, ठीक है। ब्लैक होल जो होता है एक सिमट गया तारा होता है। 138 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट, ठीक है। ब्लैक होल की ये घटना ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं। यहाँ पे आकर्षण बल इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ पे सूर्य प्रकाश तक दिखाई नहीं देता, ठीक है, बिल्कुल, इसलिए इसे ब्लैक होल बोलते हैं। यहाँ पे इसे जो है मतलब यहाँ पे जो कोई भी चीज़ है इतनी, मतलब इसका आकर्षण बल इतना तेज होता है कि वह प्रकाश तक को भी अपने अंदर समाहित कर लेता है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय। इस क्वेश्चन को तो जितनी बार आप इंपॉर्टेंट लगाया जाए इतना देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर में लगभग 8 से 10 बार पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पर इसे हॉट स्पॉट की संख्या दी जाती है जो जैव विविधता से संपन्न होते हैं। तो भारत में 4 हॉट स्पॉट है, याद रख लीजिए, यहाँ पर 4 हॉट स्पॉट है। एक पश्चिमी घाट है, इससे पूछा जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सुंडरलैंड है, इंडो बर्मा क्षेत्र, और एक हिमालय, ये हिमालय वाला रीजन है, ठीक है। इसमें भी हिमालय में भी अगर पूछा तो पूर्वी हिमालय, ठीक है। तो 4 क्षेत्र में दोबारा बोल रहा हूँ, पश्चिमी घाट, सुंडरलैंड, इंडो बर्मा क्षेत्र और हिमालय, ठीक है। तो ये जो है 4 हॉट स्पॉट है, ठीक। 140, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था? तो मैंने बताया था SDG जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SDG से तो क्वेश्चन हर बार आता था। तो योजना आयोग, बी निवेश आयोग, वित्त आयोग। तो देखो वित्त आयोग हटा सकते हैं, विनिवेश हटा सकते हैं, योजना भी क्या ही मतलब है। तो यहाँ पर आप सेफ आंसर लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग, ठीक है। नेक्स्ट 141, लघु उद्योगों के लिए बनी निम्न समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और दिए गए कोटों का सही आंसर निकालना। तो आप जो है ये जो है आप यहाँ से याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम पढ़ने को मिलती हैं। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो जो हो जाएगा सबसे पहले नायक समिति जो है 1991 में बनी थी, आविदोषण समिति 1997 में बनी थी, कौली समिति जो बनी थी वो सन 2000 में बनी थी, कौली समिति सन 2000 में बनी थी, और जो कार्य समिति बनी थी वो 1955 में बनी थी, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका जो हो जाएगा सबसे पहले 1955 कार्य समिति, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। 141 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा, ठीक है। 141 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहला 4 आ जाएगा, फिर जो है 1955 और इसके 97 सन 2000, और जो सबसे लास्ट आ जाएगा वो कौली समिति आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो उल्टा हुआ है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो 4 है यहाँ पे याद रखते हैं 1955, और यहाँ पर कौली समिति जो है सन 2000, ठीक है। इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ है, आप देख लीजिए, गूगल करके देख लेना, ठीक। 141 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। 142, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, समन्वित बाल विकास योजना, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। तो 142 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट। ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 3rd, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो है मतलब जो ट्रिक बहुत ज़्यादा वर्क करती है। कैसे? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे अगर आप उनको चुन लिया है, जैसे आप अगर चुन सकते हैं तो इसका जो है जैसे आपके चुनेंगे, इसका ये चुनेंगे, ये एलिमिनेट कर लेंगे, ये एलिमिनेट कर लेंगे, और यहाँ पर आपका ये कन्फर्मेशन हो गया। अगर आपको इन दोनों में से कोई एक भी पता है तो आप यहाँ पर जो है इसका आंसर कर सकते हैं। तो फिलहाल जो हो जाएगा 142 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड में से तो आप कुछ भी याद करके रख सकते हैं यहाँ पे। तो डी का आप थर्ड याद कर सकते हैं। 1976 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया था। और या जो है इसका 1983 राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम आया था। तो कुछ भी याद करके रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ से आप याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट 143, हाल ही के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर में तेजी से गिरावट आई है। पारिवारिक श्रम में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इस श्रम की भागीदारी दर में गिरावट आई है। ठीक है, तो 143 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। तो ये दोनों सही हैं, बट इसकी जो सही व्याख्या नहीं करता। आप क्योंकि लगा कर पढ़ेंगे तो ये जो है आपस में रिलेट नहीं करेगा। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्यों घट रहा है? निर्भरता अनुपात यूँ घट रहा है क्योंकि हमारे पास जो है कार्यशील जनसंख्या सबसे अधिक है। क्योंकि हमारे देश में जो कार्यशील जनसंख्या जो सर्वाधिक है। तो कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है? 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। इस वजह से हमारे यहाँ पर जो निर्भरता अनुपात घट रहा है, डिपेंडेंसी रेशियो जो घट रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में संदर्भ 30 तथा तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता के और इसके स्थायी प्रबंधन के लक्षित करेगा? तो SDG 6, SDG 8, SDG 7, SDG 9। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा SDG 6। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने कई बार बता चुका हूँ। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, क्लीन वन वाटर, सैनिटेशन, अफोर्डेबल एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री इनोवेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीजन, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस, पार्टनरशिप ऑन गोल्स। बिल्कुल इसी क्रम में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सारे के सारे SDG से हर बार 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। समृद्धि की सीमा, लिमिट टू ग्रोथ बोलते हैं इसे इंग्लिश में, लिमिट टू ग्रोथ। ये कब आई थी अवधारणा? जो 1972 में आई थी। किसने प्रकाशित करी थी? क्लब ऑफ रोम ने। और इससे पहले ब्रेटलैंड ने कौन सी करी थी? आवर कॉमन फ्यूचर। ये कब करी थी? 1987 में की गई थी। ठीक है, एजेंडा 21 SDG से संबंधित है। ठीक है, यूनेस्को 1945 में स्थापित हुई थी, ये आप सबको पता है। ठीक है, ये विरासत सूचियाँ जारी करती है। इसके बाद इसने MAB प्रोग्राम भी चला रखा है, जिसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं इसने। 12 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे भारत में शामिल हैं, 18 टोटल हैं। तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 147, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? अधिकांश हिस्से में रोजगार वाले क्या कहेंगे? तो सामान्य स्थिति की बेरोजगारी कहेंगे, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, और उपरोक्त में से कोई नहीं होता नहीं है। तो 147 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी। 148, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कंपनी एक्ट, तो आपको पता होगा कंपनी एक्ट संदर्भ 14 नहीं है, कंपनी एक्ट जो है संदर्भ 13 है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। मैंने बताया कि ये कोई भी डेट देता, कोई भी सिंगल फैक्ट देता, कोई सिंगल डेटा देता, तो अगर आपको नहीं सही पता है तब तो ठीक है, उसको राइट मानकर चलिए। अगर नहीं पता तो कर लेना, तो आप इसे गलत मानकर चलिए। इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% नहीं, कम से कम 2%। ये भी कम से कम है, कम से कम। इससे ज़्यादा कितना कर सकते हैं? कम से कम 2% करना पड़ेगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पूरे पेपर में एक है, ना तो एक ना तो दो, दोनों गलत जो देता है बहुत कम ही देता है। ठीक है, 149, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो मॉरिस द्वारा, UNDP द्वारा, मकबूल उल हक द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महबूब उल हक द्वारा, जो महबूब उल हक थे उन्होंने क्या करा था? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया था। ठीक है, याद रखना। और डी मॉरिस जो है इन्होंने बनाया था भौतिक गुणवत्ता सूचकांक। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसने? डेविड मॉरिस ने। ठीक है, इसके अंतर्गत 3 आयाम हैं, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, और मौलिक साक्षरता। ठीक है, फंडामेंटल एजुकेशन। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। ये भी पूछा सकता है कभी, इस बार ये पूछ ले कि मॉरिस ने करा था, और अगली बार ये पूछा सकता है कि इसमें कौन कौन से आयाम शामिल है। तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। इसी तरह जो HDI होता है, जो महबूब उल हक ने किया था, तो उसमें क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा एक और जारी होता है, एक है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में भी आप देख सकते हैं, ये भी UNDP जारी करता है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आयाम जो है आप याद रख सकते हैं। 150 है एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत का वैश्विक भूख सूचकांक संदर्भ 17 में क्या स्थान था? तो 100, 104, 101 और 105। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस समय के करंट के हिसाब से आप यहाँ का याद करिए। ठीक है, बस यहाँ पे इतनी चीज़ याद कर सकते हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड वाइड कैंसर और हंगर हेल्प, ये 2 संस्थाएं मिलकर जो है इसको जारी करती हैं। ठीक, आज जो हमने जो है संदर्भ 19 का जो है कंप्लीट एनालाइज कर लिया। ये वीडियो का जो है सेकंड पार्ट था। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था वीडियो का, और हम जो अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो संदर्भ 18 का फर्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, और हम जो है संदर्भ 18 तक ये है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट और वीडियो चाहिए तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगली वीडियो जल्दी लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।